नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं भारतीय राष्ट्रवाद की। ये सिर्फ एक शब्द नहीं है, ये वो ताकत है जिसने हमारे आज़ादी के आंदोलन को जन्म दिया और कह सकते हैं कि पूरे देश की आत्मा को जगा दिया। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं, सीधे 19वीं सदी के आखिरी सालों में। ये वो वक्त था जब पूरे भारत में अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ एक नई सोच, एक नया जोश धीरे धीरे जाग रहा था। तो ये राष्ट्रवाद या नेशनलिज्म आखिर है क्या चीज़? देखिए, ये सिर्फ कोई पॉलिटिकल आइडिया नहीं है। असल में ये एक एहसास है, एक गहरी भावना जो लोगों को बताती है कि हम सब एक हैं। हमारी भाषा, धर्म, इलाके अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब एक देश का हिस्सा हैं। यही वो भावना है जो सबको एक साथ जोड़ती है। तो सवाल यह है कि ये सब शुरू कैसे हुआ? वो पहली चिंगारी आखिर जली कहाँ से? कौन सी बातें थीं जिन्होंने इस पूरे देशव्यापी आंदोलन की आग को भड़काया? चलिए इसी को समझते हैं। तो बात करते हैं उन वजहों की, उन चिंगारियों की, जिन्होंने धीरे धीरे सुलगकर एक बहुत बड़ी आग, एक बहुत बड़े आंदोलन की शक्ल ले ली। तो देखिए, सबसे बड़ी वजहों में से एक थी आर्थिक, मतलब पैसों से जुड़ी। ब्रिटिश राज का भारत की इकोनॉमी पर बहुत बुरा असर पड़ रहा था। दादा भाई नौरोजी ने तो इसे एक नाम भी दिया था, ड्रेन ऑफ वेल्थ। इसका सीधा सा मतलब था कि अंग्रेज हमारे देश का पैसा, हमारे संसाधन, सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से यहां से निकालकर ब्रिटेन ले जा रहे थे, और नतीजा, भारत में गरीबी बढ़ती जा रही थी। और ये बड़ा दिलचस्प है कि सिर्फ आर्थिक वजह ही नहीं थी, कई और चीजें भी थीं जो लोगों को जोड़ रही थीं, जैसे कि वेस्टर्न एजुकेशन। इससे लोगों को आज़ादी, बराबरी जैसे नए आइडियाज मिले। फिर प्रेस और साहित्य का रोल आया। केसरी और द हिंदू जैसे अखबारों ने ब्रिटिश सरकार की पोल खोलना शुरू कर दिया, और साथ ही आर्य समाज और ब्रह्म समाज जैसे सामाजिक सुधार आंदोलनों ने लोगों में एक आत्मसम्मान, एक कल्चरल पहचान की भावना जगाई। हाँ, और एक बात साफ है, ये सब कुछ रातों रात नहीं हो गया, इसमें वक्त लगा। इसकी शुरुआत हम 1857 के विद्रोह से मान सकते हैं, जिसने पहली चिंगारी भड़काई। फिर एक बड़ा मोड़ आया 1885 में, जब इंडियन नेशनल कांग्रेस बनी। इससे इस पूरी भावना को एक प्लेटफॉर्म मिला, एक ऑर्गेनाइज तरीका मिला, और 1900 आते आते राष्ट्रवादी प्रेस ने इन आइडियाज को देश के कोने कोने तक पहुंचा दिया। और यहां एक बड़ी मजेदार, बल्कि कहिए एक विडंबना वाली बात भी है। अंग्रेजों की एक बहुत मशहूर पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, मतलब बांटो और राज करो। लेकिन हुआ इसका उल्टा। इस पॉलिसी ने अनजाने में भारतीयों को एकता का असली मतलब सिखा दिया। अलग अलग समुदायों को यह एहसास होने लगा कि उन सबका दुश्मन एक ही है और उन्हें मिलकर लड़ना होगा। तो ये तो थी वो चिंगारियां जिन्होंने आग लगाई। अब देखते हैं कि ये आग फैली कैसे छोटी छोटी चिंगारियां बड़े बड़े राष्ट्रीय आंदोलनों की धधकती आग बन गई। और इसका असर क्या हुआ? ये जो आज़ादी का रास्ता था, ये कई पड़ावों से गुजरा। सबसे पहले स्वदेशी आंदोलन, जिसमें विदेशी सामानों का बहिष्कार किया गया ताकि अपने देश की इंडस्ट्री बढ़े। फिर आया असहयोग आंदोलन, और इसके बाद सविनय अवज्ञा आंदोलन, जिसमें नमक कानून तोड़ने जैसी घटनाएं हुई। और फिर आखिरी और सबसे बड़ा धक्का था भारत छोड़ो आंदोलन। ये एक सीधी और साफ पुकार थी कि अब अंग्रेजों को भारत छोड़ना ही होगा। और इन सभी आंदोलनों का मकसद, इनका लक्ष्य सिर्फ एक था, इसमें कोई समझौता नहीं होना था। जैसा कि बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, और ये नारा आज भी गूंजता है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। मतलब अपना राज, सेल्फ रूल। इस पूरे संघर्ष का असर सिर्फ आज़ादी मिलने तक ही सीमित नहीं था, इसने हमारे समाज को हमेशा के लिए बदल दिया। पहली बार अलग अलग धर्म, जाति और भाषा के लोग एक लक्ष्य के लिए एक साथ आए। इस आंदोलन ने बराबरी, शिक्षा और छुआछूत जैसी बुराइयों को खत्म करने पर भी जोर दिया। यहीं से हमारे देश में डेमोक्रेसी यानी लोकतंत्र की जड़ें मजबूत हुईं। तो इन सब संघर्षों, कुर्बानियों और आंदोलनों के बाद अब हम कहानी के उस मोड़ पर पहुंचते हैं जो इसका क्लाइमैक्स है, उस मंजिल पर जिसका सपना कई पीढ़ियों ने देखा था। और वो साल था 1947। दशकों तक चली इस लड़ाई, इस राष्ट्रवादी चेतना का आखिरी नतीजा था भारत की आज़ादी। इतने सालों का संघर्ष, लोगों का बलिदान और उनकी एकता आखिरकार रंग लाई। तो इस राष्ट्रवादी आग ने एक देश बनाया, एक राष्ट्र को उसकी पहचान दी। लेकिन आज एक सवाल सोचना जरूरी है। वो आग, वो भावना जिसने हमें आज़ादी दिलाई, उसकी लौ आज के भारत में कैसे जल रही है?
ये एक सवाल है जो हम सबको सोचना चाहिए।